Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हैथम अकेडमी यूट्यूब चैनल से हम 9th की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और 9th की केमिस्ट्री में हमने सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड चैप्टर में हमने कैथोड रेज के बारे में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। हमने कैनाल रेज को पढ़ा, कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ को, प्रोटॉन की डिस्कवरी को, रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल को, बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपके जो केमिस्ट्री की जो रखेंगे एज अ सब्जेक्ट चूज़ करेंगे केमिस्ट्री को, तो हायर क्लासेस में जो है वो इसकी ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के हवाले से भी और समझने के हवाले से भी। तो इसको आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है, लर्न करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमने ये पढ़ा था कि एटम जो होता है, एटम की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम बेसिकली 3 पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सारा जो एटम का मैस होता है वहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या है, एटम के सेंटर में मौजूद होता है और उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 2। वो आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो प्रोटॉन्स, ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये चार्जलेस होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं होता। ये क्या होते हैं, चार्जलेस होते हैं। इलेक्ट्रिकली ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली ये क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो प्रोटॉन होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। वो जो पाथ होता है उस एनर्जी लेवल को जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम शेल का नाम दिया था। हमने क्या नाम दिया था, शेल का नाम दिया था। जो एनर्जी लेवल होता है जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, वो एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन पे जो चार्ज होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली क्या, न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे चार्ज नहीं होता। चार्ज क्यों नहीं होता, क्योंकि जितने इसके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने आइसोटोप में पढ़ा होगा कि जो फर्क आता है वो अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस में जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से आता है, न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है। तो अगर हम बात करें एक एटम की, तो एक एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों जो है इक्वल होते हैं। तो इसलिए एटम जो होता है वो उस पर नेट चार्ज क्या होता है, वो 0 होता है, न्यूट्रल होता है। तो जब इस पे चार्ज कब आता है, आपको पता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इसमें तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाता है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। आपने फर्स्ट चैप्टर में इसमें कुछ पढ़ा है कि एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, तो ये आपने याद रखना है।
तो जो एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों चार्ज नहीं होता? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद क्या होती है, बराबर, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपने याद रखना है। तो हमने ये कहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द एनर्जी के जो होते हैं पाथ्स होते हैं, एनर्जी के लेवल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा था कि बोहर के मुताबिक अगर ये न्यूक्लियस है तो ये इसके गिर्द क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। क्या है ये इसके गिर्द एनर्जी लेवल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये एनर्जी क्या, एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये भी एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी। तो इसमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक इनका मोमेंटम होता है, हमने ये भी पढ़ा था। तो जब तक वो हमने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी ना तो इमिट करता है ना अब्जॉर्ब करता है। उसकी स्पेसिफिक जो है वो एंगुलर मोमेंटम की वजह से वही वो क्या करेगा, रिवॉल्व कर सकता है, किसी और एनर्जी लेवल में वो नहीं जा सकता। तो ये हमने देखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल एंड सब शेल। एनर्जी लेवल्स में, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर होंगे, जो तादाद होगी, या उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस के गिर्द जो एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, different energy levels around the nucleus। किसी एटम में जो न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो तकसीम होगी, हम कहते हैं जी पहले शेल में जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे में इतने होंगे, तीसरे में इतने होंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की, उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको पूछा जाए डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने इस तरह इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे जो मेन क्वेश्चन है वो आपको आएगा डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। शेल एंड सब शेल जो होता है इसमें क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस आपने क्या करना है, याद रखना है कि शेल और सब शेल का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, शेल और सब शेल। तो हमने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, अगर ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये एनर्जी क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। क्या है ये, एनर्जी लेवल्स हैं। न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी लेवल्स होते हैं। हर लेवल को हमने क्या नाम दिया था, शेल का नाम दिया था। किसका नाम दिया था, शेल का नाम। मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्या है, ये जो पहला है इसको हमने n से रिप्रेजेंट किया था कि n जो है ये 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह से। तो ये जो पहला शेल है इसको हमने, ये जो शेल है ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस। तो ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ये n क्या है, 4 है। और दूसरी इसकी जो डिवीजन है हमने इसको क्या किया, k l m और n से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम इन चारों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, k l m और n शेल जो होते हैं। तो इसमें ये जो नंबर है n 1 2 3, ये इसके सब शेल के बारे में बताता है हमें कि k जो है ये जो पहला शेल है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये जो पहला एनर्जी लेवल है इसको हम क्या कहते हैं, k शेल। दूसरा जो है इसको हम l कहते हैं, तीसरा m और चौथा n होता है। तो पहला जो है इसका मतलब है कि अगर हम देखें यहाँ पे, मैं आपको बताऊं टेबल की फॉर्म में, तो हमारे पास जो होता है, अगर हम बात करें शेल्स की बात, ये n की बात करें, तो ये आपके पास क्या है, 1 2 3 और 4, ठीक है जी। तो अगर हम इसकी बात करें आपके पास, तो शेल और सब शेल क्या होंगे, शेल और सब शेल,
आपके पास जो सब शेल होंगे ये आपके पास आ सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि पहला जो है उसको हमने क्या नाम दिया के शेल का, दूसरे को एल शेल और तीसरे को एम और चौथे को एन। पहला जो होगा इसका सिर्फ एक सब शेल होगा, एन की नंबर जो तादाद है एक है वैल्यू, एन की वैल्यू 1 है तो ये सब शेल क्या होगा एस। अगर 2 है तो इसमें 2 एस और पी हो सकते हैं, 3 है तो इसमें एस पी और डी हो सकते हैं, 4 है इसमें एस पी डी और एफ, 4 सब शेल हो सकते हैं। ये जो नंबर, ये जो एन की वैल्यू है ये हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ सब शेल। किसके बारे में बताती है, नंबर ऑफ सब शेल। अगर के है तो उसका सब शेल कितने होंगे, नंबर एन की वैल्यू क्या है 1, के लिए एन की वैल्यू 1 है तो इसके पास सब शेल 1 होगा। अगर आपके पास 2 एल की वैल्यू एन की 2 है तो इसके लिए ये आपके पास सब शेल होंगे एस और पी। और एम अगर हम देखें 3 एस पी और डी। इसमें अगर हम एन की देखें ये आपके पास 4 एस पी डी एफ। तो अब एक्चुअली होता क्या है, सब शेल और जो आपके पास शेल और सब शेल में डिफरेंस क्या आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता होता है पेपर में। तो ये जो शेल होता है ये न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी लेवल को हम कहते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द जो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, शेल। शेल की आपको शेल को कैसे डिफाइन करेंगे, ये एनर्जी एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व कर सकता है, वो आपके पास क्या होगा, शेल होगा। और सब शेल क्या होगा, ये शेल में जो है वो ऐसा जो स्पेस होगी, ऐसी प्लेस होगी जहां पे जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो मैक्सिमम हो, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, सब शेल कहेंगे। यानी जो शेल होता है ये आगे फर्दर किसमें, सब शेल में डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है, शेल जो होता है ये सब शेल्स में डिवाइड होता है। ये जो होते हैं आप इसको कह सकते हैं कि ये मेन एनर्जी लेवल्स हैं। ये क्या है, मेन एनर्जी लेवल्स। न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी लेवल जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। तो न्यूक्लियस के गिर्द ये जो एनर्जी लेवल है 1 एंड 2, इसको आपने कहा ये के है, ये एल, ये एम और ये एन। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, मेन एनर्जी लेवल्स, इनको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। और ये जो शेल होते हैं ये फर्दर इनको हम क्या करते हैं, सब शेल में डिवाइड करते हैं। तो सब शेल जो होता है, या इसको अगर हम ऑर्बिटल की बात फर्दर हम करेंगे तो शेल जो होता है उसको आगे फर्दर जो होते हैं एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करते हैं। जो शेल के एनर्जी लेवल्स होंगे, फर्दर जो एनर्जी लेवल्स होंगे किसके, शेल्स के, एनर्जी लेवल्स ऑफ शेल। तो शेल्स के जो एनर्जी लेवल्स होंगे फर्दर जब हम इन एनर्जी लेवल्स को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होंगे, सब शेल होंगे, जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है। तो हमने कहा कि जो के होता है इसका एक सब शेल होता है, जिसको अगर हम शेल की बात करें तो के शेल होगा तो इसका सब शेल सिर्फ एक होगा, एस सब शेल। और अगर हम बात करें एल की तो इसमें एस, ये दो एन की वैल्यू इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है। और 3 की बात करें एम तो इसमें क्या होगा, एस पी और डी। और अगर हम बात करें एन की तो इसमें क्या होता है, एस पी डी और एफ। तो ये आपने याद रखना है। एस जो है ये सिंगल ऑर्बिटल होता है, सर्कुलर फॉर्म इसकी जो है वो इस तरह से होगी, आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो ये इसका जो ऑर्बिटल होता है इसमें यानी न्यूक्लियस के इर्द इक्वली क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो P जो होता है ये डम्बल शेप हो सकता है। D डिफ्यूज फॉर्म होता है, ये डी एक्स वाई, डी वाई जी और डी एक्स जी जो है, या डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र 5। तो इसमें फर्दर जो होता है इसका ये ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है। और इसमें S की बात करें एक ऑर्बिटल है, P की बात करें इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D की बात करें इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, और F में जो है वो 7 ऑर्बिटल होते हैं। इस लिहाज से इसमें आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर S है तो इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर P जो है इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, ये आपने याद रखना है। अगर एस जो सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पी सब शेल है उसमें जो है वो कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में जो है वो कितने हैं 10 है,
और F में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपने याद रखना है। इसमें ऑर्बिटल्स की तादाद 1 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है और इसमें ऑर्बिटल्स की तादाद 7 है। ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है MCQs में कि S सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में मैक्सिमम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और F में कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है, इसको आप नोट कर लें। अगर S सब शेल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो मैक्सिमम 2 हो सकती है, P में 6 हो सकती है, D में 10 हो सकती है और F में 14 हो सकती है। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। तो दूसरा, अगर हम बात करें आपके सिलेबस में आपको पूछा, ये जो क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है, उसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है, सपोज 11 है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो उसको आप इलेक्ट्रॉन्स को K, L और M में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो K जो पहला शेल होगा K, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आप फाइंड कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है 2n² से। आपने जब शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद को कैलकुलेट करना है, डिटरमिन करना है, तो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपके पास शेल 1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो K अगर है आपके पास शेल, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। K सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इस तरह L है, इसमें अगर हम देखें तो n की वैल्यू 2 है, तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। इस तरह M, इसकी n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लें तो ये आपके पास क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर n की बात करें 4 है, तो ये 4 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16। यानी ये देखें ना, हम 2n² है ना, तो ये आपके पास 2 × आपके पास 4 है इसका, तो ये आ जाएगा 2 × 16। तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 32। ये भी आपने क्या करना है, याद रखना है। तो बेसिकली मैं आपको नीट करके ज़रा बताता हूँ कि इसमें क्या होता है, आपके पास जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास जो होता है शेल होता है आपके पास K, तो उसका सिर्फ क्या होता है, एक सब शेल होता है। अगर हम बात करें आपके पास क्या है, शेल, यहाँ पे n की वैल्यू लिखें आप, शेल, यहाँ पे आप सब शेल लिखें और यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स। शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो, अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो इसमें जो कौन सा शेल होगा, K, फर्स्ट एनर्जी लेवल। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K। उसका जो ऑर्बिटल है वो क्या होता है, S। और S में मैक्सिमम हमने कहा कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये एक ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल फॉर्म होती है, इसके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो इसी तरह K में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ n की वैल्यू 2 है, तो ये क्या है, L। इसमें हमने कहा कि कितने सब शेल होते हैं, S और P 2 सब शेल होते हैं। तो इसमें हमने कहा S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं। तो 6 और 2 आपके पास क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम 3 की बात करते हैं, n की वैल्यू दी M, तो ये S, P और D पर मुश्तमिल होता है। तो मैंने आपको बताया इसमें 2, इसमें कितने 6 और इसमें कितने 10। तो इसको आप देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें n शेल की, चौथा जो शेल होगा एनर्जी लेवल, उसको हम n कहते हैं। तो n में आपके पास क्या होता है, S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है। हमने कहा कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, P में कितने आते हैं 6, D में कितने आते हैं 10 और F में 14। तो ये देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 32। तो अगर आपको वो कहता है कि K, L, M और N की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लिखे इलेक्ट्रॉन की, कि इस
शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास एग्जांपल है, कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका जो पहला शेल होगा K, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसे अगर हम बात करें दूसरा, कितने बच गए, 2 और 8, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे में हमारे पास कितने बच जाते हैं, 1, तो ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। असूलन कितने आने चाहिए थे, मैक्सिमम कितने, 18, लेकिन हमारे पास बचते कितने हैं, 1, तो ये इसमें क्या है, आप कह सकते हैं K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और M में कितने बच जाएंगे, 1। तो ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पूछी जा सकती है। फिर आपको कोई एलिमेंट पूछा जाता है लेकिन उसके ऊपर चार्ज होता है, यानी वो आयन की फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें, आपके पास कोई एलिमेंट है जो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, उसके ऊपर 1 चार्ज है, -1, इट मीन्स कि इसमें क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। तो K में कितने होंगे, ये अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन शेल्स, तो शेल्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, दूसरे में आपके पास क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, और तीसरे में आपके पास क्या आ जाएंगे, 8। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। टोटल 2 और 8 10 और 8 18 हो गए। कैसे 18 आ गए, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कोई एलिमेंट दिया जाता है, उस पर चार्ज हो सकता है, अगर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब है आपने उसके इलेक्ट्रॉन एक कम कर देना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक आपके पास ये इस तरह का एलिमेंट है, उसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, तो उसमें इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका जो होगा ये शेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह से इसको याद रखना है कि L, M और N में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। तो ये था, इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो शेल और सब शेल में डिफरेंस पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे ये पूछा जा सकता है, S, P, D, F जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूछी जा सकती है। MCQs में K, L, M, N में जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद पूछी जा सकती है। वो मैंने आपको बताया है कि K जो है वो N की वैल्यू 1 होती है, तो 2n² से हम उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ये K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 है, M में 18 है, और जो N है उसमें 32 कैसे है ये भी मैंने आपको बताया है। और अगर आपके पास कोई एटम है लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका एटॉमिक नंबर आपको दिया है, तो उसका मतलब है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने कम ज़हन में रखना है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब है कि अगर किसी एलिमेंट का में 17 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एक, तो वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इसी तरह अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो 2 मजीद उसमें आप क्या करेंगे, फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जब आप उसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो ये हम देखेंगे फर्दर। तो यहाँ तक आपको मैंने बताया कि L, M और N में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है।